नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि 18 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन था। 18 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले इसमें क्या है, दिन का कोड देखना है। महीना का कोड क्या है, महीना का कोड हो जाएगा प्लस शताब्दी का कोड क्या है, शताब्दी का कोड हो जाएगा। अब प्लस जितना वर्ष है, अब प्लस वो वर्ष का जो है 4 से भागा देंगे ताकि कितना लीप ईयर है, और सबको क्या है 7 से भागा देना है। तो दिन क्या है 18 अप्रैल है। महीना का कोड क्या हो जाएगा, तो अप्रैल महीना है, अप्रैल का कोड जो होता है वो 6 होता है। शताब्दी का कोड भी जो है वो 6 होगा, क्या है 6 होगा। 1900 का जो होता है वो कितना होता है 0। 2000 का 6 होता है। 1600 की अगर बात किया जाए तो 1600 के होगा 6। 1700 के होगा 4। 1800 का कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पर हो गया 18 + 6 + 6 और प्लस 8 वर्ष है, कितना 8 वर्ष। उसमें लीप ईयर कितने आ रहे हैं तो 2 आए, तो 2 अब बटा 7 हो जाएगा। 40 टोटल है, 7 से भागा देंगे। शेषफल जो हमारा बचेगा वो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, 5 बच गया। और 5 जो कोड होता है वो किसका होता है, शुक्रवार का होता है। क्या है, शुक्रवार का होता है। सोमवार को जो है 1 होता है और जो रविवार का होता है वो 0 होता है। तो ये शुक्रवार हो जाएगा। आंसर हमारा जो होगा ए होगा। संध्या और रमानी पूरब की दिशा की ओर देख रही है। संध्या और रमानी पूरब दिशा की ओर देख रही। संध्या जो है वो 45 मीटर जो है वो वामावर्त और फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। संध्या के विपरीत सम्मुख होने के लिए रमानी को कितना घूमना पड़ेगा। तो ये जो दोनों है जो देख रहे हैं कितना पूरब की ओर। अब यहाँ है कि संध्या 45 डिग्री बामा घूमती है। इधर से सबसे पहले वो 45 डिग्री वो घूमेगी, तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्या, यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त भी घूमती है। यानी यहाँ से जो ये तो यहाँ घूमा, और यहाँ से फिर 135 जो होगा कहाँ हो जाएगा, तो 45 और 90 135 हो जाता है। यानी ये जो हमारा होगा इस ओर होगा, क्या इस ओर। अब ये तो हो गया संध्या का, संध्या हो गया। अब संध्या के विपरीत सम्मुख होने के लिए रमानी को कितना घूमना पड़ेगा। तो रमानी जो इधर है इसे क्या है घूमना पड़ेगा 90 डिग्री जो है वो वामावर्त, इधर विपरीत होने के लिए घूमना पड़ेगा। तो हो जाएगा 90 डिग्री वामावर्त, दूसरा क्या ए होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न चित्र में वर्गों की संख्या की गणना करें। यहाँ 1 2 3 2 3। जब इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, तो ये टोटल तो 14 हो गया। फिर 1 और 2 यहाँ भी है। एक वर्ग तो 1 होगा, एक वर्ग ये होगा, और एक जो है इससे मिलके बनेगा, क्या है इससे मिलके बनेगा, तो ये हो जाएगा 3 और, तो 14 3 कितना हो गया 17। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। बच्चों के एक समूह में जो है वो 25 वॉलीबॉल, 20 बैडमिंटन और 10 क्रिकेट खेलते हैं। क्या है, यहाँ पर से एक समूह है, इस तरह के आप समूह कर लीजिए, और एक हो जाएगा हमारा इस तरह का। अब कह रहा है कि ये 25 जो है वो क्या खेलते हैं वॉलीबॉल, क्या है वॉलीबॉल, और बैडमिंटन कितने खेलते हैं 20 जो है वो बैडमिंटन, और 10 जो है वो क्रिकेट, क्या है क्रिकेट खेलते हैं। अब कह रहा है कि 5 सभी तीनों खेल खेलते हैं। 5 लोग जो है वो तीनों खेल खेलते हैं। 6 इनमें से कम 2 खेल खेलते हैं। 6 लोग जो है 2 खेल खेलते हैं। कितने वास्तव में केवल एक खेल खेलते हैं, ये हमें बताना है। अब प्रश्न में कह रहा है x + y + z। यहाँ पर जो है अब दे दीजिए, ये x है, ये z है, और ये y है, क्या है y है। x + y + z प्लस जो है 5 बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6। 6 इनमें से कम 2 खेल खेलते हैं, तो ये 5 वाला भी जुटेगा। इन्हें कि x + y + z खाली होगा, ये होगा। तो x + y + z बराबर क्या होगा 1 होगा। केवल एक खेल खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 20 - x - z प्लस 15 - x - y प्लस 5 - y - z हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कि ये 10 क्रिकेट खेल रहे हैं, तो 10 - y - z - 5 हो जाएगा। यानी 5 - y - z जो है ये एरिया का हो गया। इस एरिया में देखेंगे तो 20 - x - y - 5 यानी हो जाएगा 15 - x - 5 हो जाएगा। इस एरिया में देखें 25 - x - z - 5 यानी हो जाएगा 20 - x - z होगा। तो ये हमारा जो हो गया कि केवल एक खेल खेलने वाले बच्चों की संख्या इतनी है। जब इसे हल करेंगे तो ये हमारा आएगा कितना
40 माइनस 2 गुना एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 40 माइनस 2 गुना 1 यानी ये हो जाएगा 38। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी होगा। प्रश्न कह रहा है कि क्या सभी बच्चों के लिए उच्चतर शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए? तर्क में हाँ, यह समस्त जनसंख्या को शिक्षित करने का एक प्रभावी तरीका है। दूसरा, हाँ, इससे जीवन स्तर सुधरेगा। नहीं, हमारे पास सारी जनसंख्या को शिक्षित करने की बुनियादी ढांचा नहीं है। आंसर हमारा है केवल तर्क एक प्रबल है कि यह समस्त जनसंख्या को शिक्षित करने का एक प्रभावी जो है तरीका है। इससे जीवन स्तर सुधरेगा नहीं सुधरेगा ऐसा कुछ भी कहना मुश्किल है। और जनसंख्या शिक्षित करने की बुनियादी ढांचा नहीं, बिल्कुल हो सकती है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है एक। क्या है? एक निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इसे कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर जो है PEARL को लिखा जाता है UJFWQ। यहाँ देख रहे हैं कि ये +5 +5 +5 +5 और ये +5 है। PIANO, इसे भी +5 करना है, इसे भी +5, इसे भी +5, इसे +5, इसे भी +5, तो हो जाएगा UNFS और T हो जाएगा। आंसर हमारा जो होगा वो बी होगा। साबुन क्या है? तो आंसर होगा बी, उच्च वसा अम्लों के धातु लवण। उच्च जो है वसा अम्लों के धातु लवण है और 2 प्रकार के होता है, कठोर साबुन और मृदु साबुन। अगला है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा निम्न में से किस यौगिक का शोधन किया जा सकता है? और इसका आंसर जो होगा वो है बेंजोइक अम्ल। क्या है? बेंजोइक अम्ल को शोधन किया जा सकता है। डिम्बोत्सर्ग किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा FSH और LH। FSH और LSH। अर्धसूत्री विभाजन इनमें से किसमें नहीं होता है? सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जीवाणु में। क्या है? जीवाणु में। सिक्रेटिन हार्मोन मुख्यतः किसका प्रेरक होता है? और इसका आंसर हो जाएगा अग्न्याशय का। क्या है? अग्न्याशय। सिक्रेटिन हार्मोन छोटी आंत के ग्रहणी की S कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है जो अग्राशयी रस को प्रेरित करता है। 3 वर्षों में 10% साधारण ब्याज पर देय 10,192 के ऋण को कितने रुपयों की वार्षिक किस्त से जो है वो चुकाया जाएगा? तो देय राशि जो है 10,192 है। दर जो है वो कितना है? 10% है। 100% प्लस 110% प्लस 120%। क्यों है? क्योंकि 3 वर्षों का है। ये हो जाएगा 10,192। तो 330% बराबर हो जाएगा 10,192। 100% बराबर हो जाएगा 10,192 गुना 100/330 यानी 388.48। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बी। क्या है? बी। उस वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी जो है वो परिधि 88 सेंटीमीटर है और उसके लघु चाप की लंबाई जो है वो 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि 28 सेंटीमीटर यानी 2πr बराबर 88 सेंटीमीटर, तो 88 हो जाएगा। r बराबर होगा 88/2 गुना 22/7 बराबर क्या होगा? 14 सेंटीमीटर। अब लघु त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा? तो 360 डिग्री गुना 22 बटा क्या हो जाएगा? 22/88 यानी 90 डिग्री। तो लघु त्रिज्यखंड का जो है क्षेत्रफल बराबर जो है वो निकल जाएगा कितना? πr² θ/360 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा कितना? तो 22/7 गुना 14 गुना 14 गुना कितना? 90 डिग्री अब बटा 360 डिग्री। काट पीट कीजिएगा 154 सेंटीमीटर आ जाएगा। आंसर हमारा जो है वो सी आ जाएगा। क्या है? सी। अगला प्रश्न है कि दिया गया पाई चार्ट 5 अलग अलग दुकानों में गणित की पुस्तक का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पुस्तकों की कुल संख्या 6500 है। तो स्टोर एस में पुस्तक का केंद्रीय कोण हमें ज्ञात करना है। तो स्टोर में पुस्तक का केंद्रीय कोण जो होगा 360 डिग्री गुना 34/100 सीधे 122.4 डिग्री। आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि x बराबर 3y + 4 तो x³ - 27y³ - 36xy का मान क्या होगा? x बराबर जो है क्या है? 3y + 4 है। x - 3y बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पर x - 3y के अगर क्यू करते हैं तो ये भी 4 के क्यू हो जाएगा। इसे और सिंपल में अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? x³ - 27y³ - 3 × x × 3y × x - 3y बराबर क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। क्या है? 64 हो जाएगा। इसे और करते हैं तो सिंपल, तो x³ - 27y³ - 9xy गुना 4 बराबर 64
एक्स क्यूब माइनस 27y³ माइनस 36xy बराबर क्या हो जाएगा 64। क्या है 64। अब मान कह रहा है, इसी का मान हो रहा है, तो आंसर हमारा कौन सा हो गया 64 हो गया, सी हो गया। 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जो है वो मान क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो यहाँ पर इसे जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए माइनस 1/साइन ए। इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए प्लस 1/कॉस ए, और 3 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या 1 होता है, इसे लिख सकते हैं -3 इंटू 1। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 बटा साइन ए इंटू ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए -3। यहाँ से कर देंगे साइन ए प्लस कॉस ए के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर बटा साइन ए इंटू कॉस ए -3 हो जाएगा, क्या है -3 हो जाएगा। आगे जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए -1 बटा साइन ए इंटू कॉस ए -3 हो जाएगा, क्या है -3 हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, यानी 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए -1 बटा साइन ए इंटू कॉस ए -3। इसे कह सकते हैं 2 साइन ए, क्योंकि ये 1 खत्म हो गया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस जो हो जाएगा 2 साइन माइनस ये रहेगा बटा साइन ए इंटू कॉस ए और -3, तो ये कट गया, हो जाएगा 2 - 3 बराबर क्या होगा -1। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आयतन के आधार पे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। क्या है अमेजन जो है, अमेजन आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी घाटी का विस्तार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 8 दक्षिण अमेरिका महादेश जो है उसके 8 देश ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम में फैली हुई है। अमेजन नदी पेरू देश में एंडीज पर्वतमाला से जो है वो निकलती है, और अमेजन नदी की सैकड़ों सहायक नदी है। क्या है सैकड़ों सहायक नदी है। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रा ड्यूरा को। क्या है पेट्रा ड्यूरा वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। पच्चीकारी का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में जहांगीर के काल में एतमादुद्दौला के मकबरा में किया गया था। पेट्रा ड्यूरा का अर्थ होता है कठोर पत्थर या कठोर चट्टाने को पच्चीकारी करना। क्या है पच्चीकारी करना। निम्नलिखित में कौन सी सिंधु नदी के सहायक नदी नहीं है, इसमें से बताना है। तो गोमती जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, गोमती नदी सरयू नदी की सहायक नदी है। पुस्तक तहकीक हिंद किसने लिखी है, और इसका आंसर हो जाएगा अल बरूनी ने। क्या है अल बरूनी ने अरबी भाषा में लिखा। किस भाषा में, अरबी भाषा में लिखा है। अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ जो है भारत आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंकड़ों का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का जो है हमें उत्तर दीजिए। उस बेन आरेख में किस अक्षर के द्वारा उस वर्ग को दर्शाया गया जो सरकारी कर्मचारी और निजी कर्मियां भी है परंतु जो है स्नातक नहीं है। स्नातक वाले जो ये नहीं हो जाएंगे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा एन हो जाएगा, ए होगा। श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, तो 11, 13, 17 अभाज्य संख्या जैसा लग रहा है, ये 19 हो जाएगा, ये 21, 29, 31, 37, 41, तो ये अभाज्य संख्या, तो 19, 21 कितना आंसर जो है वो सी में 21 तो है, सॉरी 21 अभाज्य संख्या नहीं है, 23 हो जाएगा, 23 अभाज्य संख्या, 19 और 23 होगा। आंसर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा। दिए गए वर्णमाला श्रृंखला को पूरा करें। ए सी एफ, ए से सी गया है +2 है, सी से एफ गया है +3 है, एफ से जो है +4 जाएगा तो जे होगा, अगला बार जो +5 जाएगा तो वो होगा जे ओ होगा। आंसर हमारा होगा बी होगा। क्या है बी होगा। कथन है कि सभी उंगलियां अंगूठे है। अगर मान लिया कि ये जो है वो उंगलियां हैं तो ये जो हो जाएगा अंगूठे। क्या है अंगूठे, सभी उंगलियां अंगूठे है। कुछ अंगूठे जो है वो पेड़ है, ये हो जाएगा पेड़ है, और कुछ
कोन जो है वो क्या है, तो वो पेड़ है, ये हो जाएगा कोन, क्या है, कोन हो जाएगा। अब निष्कर्ष पे देखते हैं, कुछ कोन अंगूठे हैं, बिल्कुल गलत। कुछ पेड़ उंगलियां, ये भी गलत। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। शब्द कंपनी के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाता है, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती अक्षर में बदल दिया जाता है। यदि इस प्रकार बने शब्द के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो दाएं सिरे के से चौथे स्थान पे कौन सा जो है अक्षर होगा। आइए इसे बदल दीजिए COMPAN को। अगर व्यंजन है तो +1 कीजिए, डी हो जाएगा। ओ अगर स्वर है -1 कीजिए, एन हो जाएगा। इसी तरह अगर करेंगे तो ये एन होगा, ये पी जो होगा वो क्यू होगा, ए जो है -1 होगा तो जेड हो जाएगा। उसके बाद एन जो है ओ होगा, बाई जो है वो जेड होगा। अब कह रहा है यदि इस प्रकार बने शब्द के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है। अब इसे करना है DNNOQZZ, तो दाएं सिरे से चौथे स्थान, दाहिना से चौथे स्थान पे जो आएगा वो ओ आएगा। कौन सा हो जाएगा आंसर, बी होगा। कौन सा वेन डायग्राम टेबल, कुर्सी और दीप के बीच अच्छा संबंध करता है। तो टेबल भी अलग, कुर्सी भी अलग, दीप भी अलग हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या है, सी। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज Na+, Mg2+, F- और O2- की त्रिज्याओं की बढ़ती लंबाई का सही क्रम जो है वो क्या है, तो वो हो जाएगा बी, क्या है, बी हो जाएगा। अगला है CuSO4 + Mg, MgSO4 + Cu, उपरोक्त अभिक्रिया में Mg खाली स्थान है, क्या है। इसमें सही आंसर जो है अपचायक अभिकर्मक है, अपचायक अभिकर्मक है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अब अपचायक और क्या है, अपचयन और उपचयन में हमें अंश देखना है। दो कंडीशन यहाँ पर आता है ना, अपचयन अभिक्रिया, तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी, ऑक्सीजन की संख्या में कमी आएगी। तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्या है, त्याग करेगा, और संयोजकता में कमी आएगी, संयोजकता में जो है वो कमी आएगी, ये अपचयन में। इसके उल्टी जो है वो उपचयन होता है। कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा बी, परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्वसंयोजन क्षमता। बोमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है ब्रिक में, क्या है, ब्रिक में। प्रत्येक नेफ्रॉन में दोहरी झिल्ली युक्त प्लायनुमा मैलिपिगी संपुट या बोमन संपुट जो है वो होता है। बोमन संपुट का बाहरी स्तर चपटी, सल्की, उपकला तथा आंतरिक स्तर विशेष प्रकार की चपटी कोशिकाओं का पोडोसाइट से बना होता है, क्या है, पोडोसाइट से बना होता है। ब्रिक की इकाई भी कई बार पूछा जाता है, तो वो क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, क्या है, नेफ्रॉन होता है ब्रिक की इकाई। कथन है कि अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कथन सेकेंड, कार्बन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। आंसर हमारा जो हो जाएगा, दोनों कथन जो है वो सही है। केंद्र बी और डी वाले दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः DA बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 1 सेंटीमीटर, AC दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा है। यदि DB और AC बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं तो AE बराबर 12 सेंटीमीटर, EC बराबर 18 सेंटीमीटर, तो X का मान हमें ज्ञात करना है। यानी इस तरह के हमें दो वृत्त है, क्या है, दो वृत्त है, इसका सेंटर D है और इसका सेंटर जो है B है। दोनों को ये रेखा जो है वो मिलाया गया है, और यहाँ से एक जो है दिया गया है, ये हमारा पॉइंट जो कट रहा है वो E है, ये पॉइंट जो कट रहा है वो C है। यहाँ से एक लाइन यहाँ हो जाएगा और ये एक यहाँ हो जाएगा, ये A है। अब ये जो मान है X है, हमें ये निकालना है, क्या है, ये निकालना है। तो AE बराबर हो जाएगा CE बराबर AD बटा हो जाएगा BC, क्या है, BC, यानी 12/18 बराबर 8/x, x बराबर होगा 8 × 18 बटा 12 यानी 12 सेंटीमीटर, बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और आगे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। रेलवे के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पाई चार्ट का लंबा सा स्टेटमेंट वाला जरूर क्वेश्चन रहता है, और ये सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से और थोड़ा तेजी से ये प्रश्न को बनाइएगा। अगर ज़्यादा थोड़ा लंबा रहे तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाइएगा, फिर वापस अगर समय बचता है तो फिर आके इसे अटेम्प्ट लीजिएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन जो है थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगला है कि पाई चार्ट एक विशेष वर्ष में स्कूल प्रशासन द्वारा विभिन्न खेलों पर खर्च किए गए राशि दिखाई गई है। स्कूल प्रशासन द्वारा एक विशिष्ट वर्ष में विभिन्न खेलों पर खर्च की गई राशि डिग्री में है। यदि फुटबॉल पर 21,000 खर्च किए गए तो टेनिस और बास्केटबॉल पर खर्च की गई कुल धनराशि हॉकी और क्रिकेट पर खर्च की गई कुल धनराशि का कितना प्रतिशत होगा।
यानी यहाँ सबका निकालना मान होगा तब प्रतिशत निकालना होगा। यही थोड़ा सा जो है ये कैलकुलेटिव पार्ट हो जाता है। चलिए इसका शॉर्ट एक देखते हैं कि टेनिस और बास्केटबॉल खर्च कितना किया गया, 30% प्लस 45%, ये हो जाएगा 75%। हॉकी और क्रिकेट पे जो किया गया 94 प्लस 135 कितना हो जाएगा, 229 डिग्री। तो प्रतिशत कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 बट्टा कितना है 229 गुना 100, ये हो जाएगा 32.75%। तो आप ऐसे भी थोड़ा ये शॉर्ट करके बना सकते हैं, लेकिन सभी प्रश्न में जो है शॉर्ट नहीं बन पाता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ये कौन सा, सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरविंद सुरेश से 4 गुना तेजी से काम करता है। यदि सुरेश स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तो अरविंद और सुरेश मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर अरविंद और सुरेश की अगर क्षमता की बात करें तो इसका 4 है, इसका 1 है। अतः अरविंद और सुरेश द्वारा मिलकर कार्य पूरा जो करने में लगा समय कितना होगा, कार्य कितना है, कार्य अब बटा क्षमता 1 + 4 यानी कितना होगा, 4 दिन। कितना लग गया, तो हमारा आंसर जो हो गया वो हो गया 4 दिन, बी हो जाएगा। एक सब्जी विक्रेता ने 19 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 100 किलोग्राम आलू खरीदे और गाड़ी भाड़े पर 100 रुपया खर्च किए, यानी 1900 रुपया उसको इधर लगा, फिर 100 रुपया गाड़ी भाड़े पे। उसने 60 किलोग्राम आलू 50% लाभ पर बेच दिया। क्या है, बेच दिया 60 किलोग्राम आलू 50% लाभ पर और शेष माल का आधा हिस्सा 40% लाभ पर बेचा। इसके बाद उसने बचे हुए आलूओं में से आधे आलू 25% लाभ पर बेच दिए। 42% का समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष बचे आलूओं को बेचते समय कितने लाभ प्रतिशत का लक्ष्य रखना होगा। तो यहाँ पर कुल लागत जो हो गया वो कितना हो गया, तो ये 2000 हो गया। अब 1 kg की लागत कितना है, तो वो हो जाएगा 2000 अब बट्टा 100 कितना हो जाएगा, 20 रुपया। 60 किलोग्राम का विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, तो 60 गुना 20 और उस पर लाभ भी लेना है 150%, यानी 150 कर देंगे, परसेंट निकालेंगे क्योंकि 50% लाभ भी है, यानी 1800 में ये बेच दिया। अब जितने किलो बेचना है उस पर जो लाभ हुआ उसी को हमें देखना है, क्योंकि उतने पे 60 किलो जितना में खरीदे हैं उसका ही तो 50% लाभ पर करना है। अगर मान लिया कि 60 को खरीदे थे 20 रुपया के हिसाब से तो 14 1200 में कर देते, इसी का तो हमें 50% लाभ लेना है। तो ये हो जाएगा 1200 और 600 लाभ किए तो 1800, तो यही हमारा 1800 आया। चलिए आगे कह रहा है कितना, वो कह रहा है कि आधा हिस्सा 40% लाभ पर बेचा। क्या है, शेष माल का आधा हिस्सा, अब बचा था 40%, उसमें भी क्या है वो आधा है यानी 20। अब 20 को 20 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो बेचा, लेकिन उसे 40% लाभ भी चाहिए तो 140% इसका निकाल देंगे, ये हो जाएगा 560। अब बचा 60 और 2 कितना हो गया 80 मतलब तो बेच दिया, 80 kg बेच दिया। अब बचा उसके पास 20 kg। क्या है, 20 kg बचा, और 20 kg जब हमें बचा है तो शेष माल के आधे के आधा विक्रय मूल्य पे, यहाँ पर देखिए इसके बाद बचा आलू का आधे आलू 25% लाभ पे। अब बचा 10 किलो वो 20 के हिसाब से और ये 25% इस पे लाभ कमाया, ये कितना हो गया 250 रुपया। क्या है, 250 रुपया। अब टोटल इसके पास कितना बेचा है, 1800 का बेचा, उसके बाद 560 का बेचा, 250 के बेचा। क्या है, 250 के बेचा, यानी ये हमारा हो गया 0 5 दूनी 10 1 11 8 5 13 2 14 1 15 का 5, ये हो गया 2। 2500 जो है वो 10 रुपया के 2500 18 5 23 24 25 2600 हो जाएगा। यहाँ क्या है 2610 का जो है ये बेचा है, कितना 90 kg बेचा है। अब उसे कह रहा है कि 42% लाभ होना चाहिए टोटल पे, तो आप यहाँ पर निकाल लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर कि 2610 प्लस, अब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10 गुना 20, 10 kg बचा था 20 को, इसको कितना लाभ पर बेचना है, तो 100 + x पे जो टोटल लाभ हो जाना चाहिए 2000 का 142% यानी 42%। बस इसी को हमें कैलकुलेट करना है। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2610 + 2 × 100 + x बराबर 2840। यहाँ आ जाइए 2 × 100 + x बराबर हो जाएगा कितना 2610, इधर घट जाएगा तो ये हो जाएगा 230। यहाँ से x का मान जो आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो यानी 15% लाभ पर बेचा जाएगा। यानी कितने लाभ प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया, तो 0.15। आंसर जो हमारा हो जाएगा
डी होगा, क्या है, डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनके बीच आंतरिक क्षेत्रफल जो है वो कितना है। तो ये 3 जो हमारा वृत्त है वो इस तरह के स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ पर जो हो जाएगा ये 3 वृत्त, क्या है, 3 वृत्त है। तो ये 3 वृत्त का जो ये क्षेत्रफल है ये हमें निकालने के लिए कह रहा है, आंतरिक क्षेत्रफल जो है निकालने का रहा है, और ये 5 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ से इस तरह का जो है ट्रायंगल बनेगा, और ये ए होगा, बी होगा, सी है। एक दूसरे उनके बीच अंतरित क्षेत्रफल कितना है वो बताना है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू 10 के पावर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 3 गुना पाई गुना 5 के स्क्वायर गुना 60 डिग्री बटा 360 होगा, यानी 25√3 माइनस 25 पाई बटा 2, यानी 25 इंटू √3 माइनस पाई बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आंसर जो हमारा है वो ए होगा, क्या है, ए होगा। ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खाली स्थान की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी। तो वह है होमी जहांगीर भाभा, यानी ए होगा, क्या है, ए होगा। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग और 1954 में परमाणु विभाग की स्थापना किया गया। परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे, तो SJ भाभा, क्या है, SJ भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के, क्या है, सुभाष चंद्र बोस के जो है 1938 में हरिपुरा गुजरात का 51वां कांग्रेस अधिवेशन राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। 1938 के अधिवेशन में भारतीय राजवाड़ों को शामिल किए जाने की घोषणा किया गया था। 1939 के जो त्रिपुरी मध्य प्रदेश कांग्रेस अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने पट्टा भाई सीतारामैया को पराजित कर अध्यक्ष चुने गए थे, और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी और कार्यकारिणी परिषद के मतभेद होने के कारण अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया, और सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1939 में किन्हें बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों की कितनी शैलियां मौजूद है। आंसर हो जाएगा 9 है। कितनी है, तो 9 है। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरल का, मणिपुरी मणिपुर के, सत्रिया असम का, उड़ीसी उड़ीसा का, छऊ जो है वो झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के। टोटल कितने हैं, वो है 9 हो गए हैं। छऊ को जो है वो जोड़ा गया है, पहले 8 शास्त्रीय नृत्य की सूची में छऊ को जो है वो जोड़ा गया है। भारत में कुल मिलाकर कितने जैव संरक्षित क्षेत्र है, तो वो हो जाएगा 18। कितने हैं, टोटल 18 जो है जैव संरक्षित क्षेत्र है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्रों में त्रिकोणों की संख्या को जो है वो दर्शाता है। तो वो हमारा हो जाएगा 41 का कौन सा आंसर, तो वो हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्या है, 14 हो जाएगा। आप इसे काउंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, यदि बाईं ओर से 8वें स्थान से आरंभ होने वाले अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके अगले अंक पर रहे अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है और जेड के ए से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो परिणाम स्वरूप बनने वाले अनुक्रम में कितने जो है वो भी आएंगे, हमें ये देखना है। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि बाईं ओर से 8वें स्थान पे, यानी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8वें स्थान से आरंभ होने वाले अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अंक पर अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाएगा। यानी शुरुआत में जो हमारा ZUDJKNC जो हो जाएगा वो तो है ही, कितना हो गया, 3 और 3 6 1 7। 8वां को करना है X के जगह पर बाई कर देना है, क्या है, बाई कर देना है, और V के जगह पर W कर देना है, क्या है, और C के जगह पर जो हमारा होगा वो D कर देना है, S के जगह पर जो है T कर देना है, यानी एक एक प्लस कर देना है। S के जगह पर T है, L के जगह पर क्या होगा, M होगा, फिर M होगा, J होगा, F होगा, C होगा, T होगा, G होगा, K होगा, W B U X R L, इस तरह का हमारा हो जाएगा। तो क्या है, Q के बाद R और K के बाद L। अब इसमें कह रहा है कि और Z के A से प्रतिस्थापित किया जाएगा, Z के जगह पर जो है वो A किया जाएगा। अब यहाँ करने पर देखना है कि कितने भी आ रहे हैं, तो इसमें भी एक भी नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो A हो जाएगा। X की ओर इशारा करते हुए बाई कहता है कि X मेरी माँ के इकलौते बेटे की बेटी है, तो बाई की माँ का X से क्या संबंध है।
तो यहाँ पर जो हो जाएगा x की ओर इशारा करते हुए बाई कहता है कि मेरी माँ, क्या है, बाई के जो है कोई माँ है, ठीक है, मेरी माँ एक्स जो है वो मेरी माँ के इकलौते बेटे तो बाई हो गया, बेटे की बेटी है, यानी ये हो जाएगा क्या है, बेटी, क्या है, बेटी एक्स हो जाएगा। तो बाई की माँ एक्स से क्या संबंधित है, एक्स से क्या संबंधित है, तो ये जो है वो या तो लगेगी दादी या फिर नानी, क्या है, नानी। आंसर हमारा हो जाएगा ए होगा। एक कोड भाषा में पजलिंग को इस तरह लिखा जाता है और इसे इस तरह लिखा, उसी कोड भाषा में इसे कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए PUZZLING लिखा जाता है, ZZUPGNIL। यहाँ से कुछ संबंध देख लीजिए, U जो हमारा यहाँ है, P यहाँ है, Z जो है वो यहाँ है और यहाँ है, या फिर इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि ये यहाँ है और ये तिरछे तिरछे हमारा हो जाएगा, क्योंकि इसमें पता चल जाएगा G यहाँ है, N यहाँ है, I यहाँ है और L यहाँ है। तो इसी तरह हमारा जो कोड है वो ये भी लिखा गया है, तो हमें इसे देखना है SWIZZLED। यहाँ हो जाएगा हमारा, ये 4 अक्षर लेते हैं और इसका 4 अक्षर लेते हैं, तो ये Z हो जाएगा, I हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा W हो जाएगा, S हो जाएगा, ये हो जाएगा D होगा, E होगा, L होगा, Z होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, D हमारा आ जाएगा। निम्न अक्षर संख्याओं और प्रतीक श्रृंखलाओं के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद जो है एक संख्या आता है। तो सबसे पहले तो जो हमारा है वो ये हो जा रहा है, दूसरा जो हो रहा है वो क्या है, ये हो रहा है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 2 ही आ रहा है, क्या है, 2 आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सतीश एक बस स्टैंड से यात्रा करना शुरू करता है, उत्तर की ओर 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। यहाँ से जो है उत्तर की ओर 6 किलोमीटर, ये बस स्टैंड है और यहाँ से 6 किलोमीटर यात्रा, फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर की यात्रा करता है, 11 किलोमीटर की यात्रा करता है। उसके बाद कहता है कि उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, ये 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, यानी यहाँ से जो हो जाएगा ये कितना हो गया, ये 2 घट गया, ये जो बचा वह 3 किलोमीटर बचा। उसके बाद करा वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर की यात्रा करता है, यहाँ मुड़ता है और 3 किलोमीटर की यात्रा करता है और एक जंक्शन पर रुकता है। जंक्शन के सापेक्ष बस स्टैंड किस दिशा में है, तो इस दिशा को जो कहा जाता है उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है, तो वो हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण। लंबे समय तक अधिक सिंचाई किए जाने पर खेत में कौन सी समस्या पैदा हो जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा वो होता है क्षारीयता, क्या है, क्षारीयता की समस्या जो है वो पैदा हो जाती है। किसी ध्वनि का पिच निर्भर करता है, किसी ध्वनि का पिच निर्भर करता है तो करता है आयाम व आवृत्ति पर, क्या है, आयाम व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व या पिच ध्वनि की तीक्ष्ण या पतला होना या मोटा होना तारत्व पर निर्भर करता है। तारत्व जो है वो किस पे, आवृत्ति, क्या है, आवृत्ति पर निर्भर करता है, क्या है, निर्भर करता है। ध्वनि की तारत्व अधिक होने पर ध्वनि की आवृत्ति अधिक होगी, ऐसी ध्वनि पतली ध्वनि होती है, पतली ध्वनि जो है होती है। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति के समानुपाती होता है। नीचे दिए गए शब्दों में एक पुष्प चक्र के लिए कौन सी तकनीकी रूप से सही नहीं है, तकनीकी रूप से जो है वो सही नहीं है, तो वो है अंडप और क्या है, परागकण जो है वो सही नहीं है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। एक पूर्ण पुष्प चक्र में 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, पंखुड़ियाँ, स्त्रीकेसर और पुंकेसर, क्या है, पुंकेसर होता है। निम्नलिखित में कौन सा मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है, मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है, तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, डाइटम, ये सब मोनेरा से है। माइकोप्लाज्मा जो है मोनेरा से संबंधित नहीं है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। मोनेरा जगत के जीव उन सभी स्थानों में पाए जाते हैं जहां जीवन की थोड़ी भी संभावना मौजूद है, जैसे मिट्टी, जल, वायु, गर्म जल के झरने, हिमखंडों की तली, रेगिस्तानी आदि। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 150 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ज्ञात करना है, क्या है, तिर्यक ज्ञात करना। शंकु का आयतन बराबर जो हमारे पास होता है वो कितना होता है, 150 पाई होता है, तो 1/3 पाई r² h बराबर हो जाएगा 150 पाई, क्या है, 150।
1/3 इंटू आर स्क्वायर गुना 18 बराबर क्या हो जाएगा 150, पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर 25, आर बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 18 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, अंडर रूट 324 प्लस 25, ये हो जाएगा अंडर रूट 349 यानी 18.68 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा बी, क्या है बी हो जाएगा। यदि a बाई बी प्लस बी बाई ए बराबर 1, ए इक्वल टू नॉट 0, बी इक्वल टू नॉट 0 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बटा 3ab का मान हमें ज्ञात करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बाई 3ab को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटा 3ab, कट के कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो डी हो गया, क्या है डी हो गया। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के आंतरिक कोण है, तो इतना इतना का मान हमें ज्ञात करना है, क्या है ज्ञात करना है। तो tan a/2 प्लस कॉसेक, इसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस a/2, क्या है 90 डिग्री माइनस a/2 इंटू हो जाएगा tan a/2 माइनस कॉसेक 90 डिग्री माइनस a/2, क्या है a/2। ये इसलिए लिखें कि ए बी सी जो है त्रिभुज ए बी सी के आंतरिक कोण है। तो जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा tan a/2 प्लस sec a/2, ये हो जाएगा tan a/2 माइनस sec a/2, ये लिख सकते हैं tan स्क्वायर a/2 माइनस sec स्क्वायर a/2, एक बार जोड़ एक बार घटाव किया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंदर, तो ये हो जाएगा -1, क्या है -1। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। यदि किसी नगर में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या जो है वो 64,000 है और इसमें प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष के अंत में नगर में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी। तो 64,000 इंटू 1 प्लस 10/100 के होल क्यूब, 3 वर्षों के बाद की संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64,000 इंटू 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, ये हो जाएगा 64 गुना 11 गुना 11 गुना 11 कितना हुआ 1331, 85,184, 85,184 डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, इसमें से बताना है कि कौन बहुपद है। तो हमारा बी जो हो जाएगा वो बहुपद हो जाएगा, क्या है बहुपद हो जाएगा। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है, कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टाने की परतों के बीच होता है, इस जल को कहते हैं, तो इस जल को कहते हैं एक्वीफर, क्या कहते हैं एक्वीफर कहते हैं, जलभूत कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी एंथ्रासाइड, क्या है एंथ्रासाइड कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है। और सबसे निम्न कोटि का कोयला जो होता है वो कौन होता है, पीट कोयला होता है, क्या है पीट कोयला होता है। मुलायम कोयला बिटुमिन्स को कहा जाता है, क्या है बिटुमिन्स को जो है वो कहा जाता है। भारत और श्रीलंका का कौन सा जल डमरू मध्य खाड़ी अलग करता है, आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य, क्या है पाक जल डमरू मध्य है। अगर कई बार प्रश्न पूछ लेता है 8 डिग्री चैनल, क्या है 8 डिग्री चैनल, तो यह है मालदीव व मिनिकॉय को अलग करता है, मिनिकॉय को अलग करता है। मन्नार की खाड़ी, क्या है मन्नार की खाड़ी की अगर हम बात करें तो ये दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका को अलग कर, क्या है श्रीलंका के मध्य स्थित है। कोको स्टेट जो पूछा जाता है उसके बारे में लिखें, कोको स्टेट, तो ये है कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य करता है। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SBPNPA खालिस्तान के पास स्थित है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है हैदराबाद में, कहा हैदराबाद में है। यह भारत में पुलिस प्रशिक्षण का प्रमुख संस्थान है और यह संगठन गृह मंत्रालय के अधीन जो है वो क्या करता है कार्य करता है। 61 नंबर प्रश्न जो है वो है कि EFGHIJ एक ही इमारत में अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, यानी क्रमांक दे देना 1 2 3 4 5 6। अब कह रहा है कि जी सबसे निचली मंजिल पर रहता है, यानी यहाँ पर जो है वो जी रहता है। H और I की मंजिलों के बीच वाली मंजिल पर केवल J रहता है, अगर कहीं पे भी H और I है इसके मंजिल के बीच में J रहता है।
ई मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है। ई जो है यहाँ 2 पे हो गया। एफ किसी सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। एफ जो है वो सम पे रहता है, यानी 4 पे होगा या 6 पे होगा। अगर 4 पे हम देते हैं तो ये तीनों का जो बैठने का जगह नहीं बन पाएगा, तो 6 पर एफ देते हैं और यहाँ पर आई, जे और एच देते हैं। क्या है? एच देते हैं। देख लीजिए मंजिल में किसी निकटतम मंजिल पर आई रहता है, जिसकी निकटतम मंजिल पर आई रहता है। अब कह रहा है कि मंजिल क्रमांक जो है 4 पर कौन रहता है। आई इसलिए ऊपर किए क्योंकि कह रहा है एफ के निकटतम रहता है। अब मंजिल क्रमांक 4 पे कौन रहता है, तो वो जे रहता है। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। कथन है कि सभी पक्षी शेर है, कोई बकरी शेर नहीं है, कुछ बाघ बकरी है। यानी सभी जो है पक्षी है वो शेर है। क्या है? शेर है, कोई बकरी शेर नहीं है। यानी बकरी जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये हो जाएगा बकरी, कोई बकरी शेर नहीं है। कुछ बाघ जो है वो बकरी है, कुछ बाघ जो है वो बकरी हो जाएगा। ये हो जाएगा बाघ हो जाएगा। कुछ बाघ शेर है, गलत है। कोई शेर बाघ नहीं है, गलत है। कुछ शेर पक्षी है, सही है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या है? ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा? तो जी से जो हमें देखना है एल तक, जी से है +5 करते हैं तो हमारा जो है एल आता है, और एल से +5 करते हैं तो ये देखिए क्यू आता है, क्यू से भी आएगा, और भी से +5 करेंगे तो ए आएगा। आंसर हमारा एक ही में है, तो वो हमारा सी हो जाएगा। चलिए, प्लस का अर्थ माइनस, काफ़ी इजी प्रश्न है, हल कर दीजिएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 100 आएगा। यदि 5 मार्च 2009 को गुरुवार है तो 11 मार्च 2016 को सप्ताह में कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर देखिए 11 मार्च 2009 का दिन कौन सा होगा, हमें ये बताना है। 11 मार्च 2016 को बताना है। तो पहले 5 मार्च 2009 से 11 मार्च 2009 को ही देखते हैं, तो कितना दिन का हो गया? तो गुरुवार था, 5 दिन इसमें 6 दिन और जुटा, तो ये हो गया बुधवार। अब हमें बुधवार तो आ गया, बुधवार 11 मार्च 2009। अब हमें निकालना कितना है? तो 11 मार्च 2016। कुल संख्या कितना? 5 साधारण वर्ष और 2 लीप वर्ष इसमें आ रहा है। एक 10 आ रहा है, एक 14 आ रहा है, 12 आ रहा है और एक 16 आ रहा है, क्योंकि 11 मार्च के 2 लीप वर्ष आ जा रहा है हमारे पास। तो 5 + 2 हो गया, और 2 लीप वर्ष जो 5 साधारण वर्ष और 2 लीप वर्ष में जो होता है 9 से हमें कितना देखना था? 16। तो 5 जो है साधारण वर्ष, 2 लीप वर्ष, इसको 2 दिन हो गया, इसमें 1 दिन कॉमन, तो 5 और 4 कितना हो गया? 9। 9 में से 7 से भागा देंगे, 2 जो है से विषम दिन आया। बुधवार हमें निकला था, +2 है, बृहस्पति और शुक्रवार। आंसर हो जाएगा बी। क्या है? बी हो। अगला प्रश्न है कूट भाषा में इसे इस तरह लिखा जाता है। ये भी प्रश्न काफी इजी है, सोल्व कर लीजिएगा। आंसर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। एक सेव के भूमि पर गिरने पर होने वाले ऊर्जा स्थानांतरण का सही अनुक्रम जो है वो क्या है, हमें ये बताना है। तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, फिर गति ऊर्जा, फिर वायु में उष्मीय ऊर्जा, फिर भूमि और सेब में उष्मीय ऊर्जा, उसके बाद ध्वनि ऊर्जा। जब गिरेगा तो थोड़ा आवाज करेगा। आंसर हो जाएगा 67 के सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। कौन सा हार्मोन एवं ग्रंथि सुमेलित है, हमें यह बताना है। तो एस्ट्रोजन, कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये सुमेलित है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। एस्ट्रोजन एक प्रकार से लिंग या स्टेरॉयड हार्मोन है, और कार्पस ल्यूटियम जनन ग्रंथियों में जो है वो पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस इससे 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई वस्तु का एक प्रतिबिंब निर्मित करता है। निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी? यहाँ पर एफ बराबर जो है -30 सेंटीमीटर, यू बराबर -60 सेंटीमीटर, तो 1/f बराबर 1/v - 1/u, यानी 1/-30 बराबर 1/v - 1/-60। 1/v बराबर हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 1/-30 - 1/60। 1/v बराबर -2 - 1/60, यानी v बराबर क्या होगा? -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर। और निर्मित प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस से आगे आभासी और सीधा बनेगा। आंसर हो जाएगा वो होगा बी होगा। क्या है? बी होगा। मान लीजिए कि कांच के एक समबाहु प्रिज्म पर कोई प्रकाश किरण थीटा कोण पर आपतित होती है, और इस प्रकार प्रिज्म से होकर गुजरती है कि प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण इसके आधार के समानांतर होती है और निर्गत कोण जो है बीटा पर निकलती है। इस स्थिति के लिए निम्न में से कौन सा जो है वो सत्य होगा? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी होगा। थीटा बराबर जो हो जाएगा वो क्या है? वो हो जाएगा बीटा। क्या है? थीटा बराबर जो हो जाएगा
बीटा हो जाता है। अगला है अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश के प्रवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में सही गुण का चयन करना है। तो सही गुण कौन है? तो प्रकाश प्रवर्तन के नियमों का पालन नहीं करता क्योंकि अवतल सतह एक घुमावदार सतह है। दूसरा है अवतल दर्पण के ध्रुव पर निर्देशित प्रकाश किरण विपरीत दिशा में आपतन पथ पर लौटती है। यानी दोनों ए और बी जो है वो गलत है। 71 के जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। यदि ए प्लस बी माइनस 2 का स्क्वायर पी प्लस सी माइनस 5 का स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 0 हो तो इतना का हमें मान निकालना है। क्या है? मान निकालना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा सबका प्लस करके 0 अगर करते और प्रत्येक पद वर्ग के रूप में हो तो आधार शून्य के बराबर लेते हैं। जैसे ए प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0, बी प्लस सी माइनस 5 इक्वल टू 0 और सी प्लस ए माइनस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया और इक्वेशन 3 हो गया। और सबको अगर जोड़ेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 12 बराबर हो जाएगा 0। यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। क्या है? 6 हो गया। ये इक्वेशन 4 हो गया। और चारों समीकरण से जब हल करेंगे तो ए बराबर 1 होगा, बी बराबर 1 होगा और सी बराबर जो है वो 4 होगा। तो मान रख दीजिए बी प्लस सी यानी बी 1 और सी 4 तो 5 हो जाएगा कि पावर ए है तो ए जो एक ही है ना, तो 5 प्लस 5 माइनस 1 अंडर रूट में ये हो जाएगा √9 बराबर 3। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट देखना कि प्रत्येक पद वर्ग के रूप में हो तो आधार शून्य के बराबर लेते हैं। तो आंसर हमारा जो हो गया वो कौन सा हो गया? ए हो गया। क्या है? ए। नेक्स्ट है यदि p बराबर 11 है तो p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 का मान जो है वो ज्ञात करना होगा। तो p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 बराबर हो जाएगा p बराबर कितना? 11। 11 इंटू 11 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 11 प्लस 3 यानी 11 इंटू 121 प्लस 33 प्लस 3 यानी 11 इंटू 157 क्या हो गया? 1727। आंसर हमारा कौन सा होगा? बी होगा। मान लीजिए दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योगफल की k गुना है। यदि संख्या के अंकों को आपस में बदलने से बनी संख्या अपने अंकों के योगफल के m गुना है तो m का मान जो है वो क्या होगा? अब माना दहाई का अंक जो है x है और इकाई का जो है वो क्या है? y है। तो संख्या हमारे पास क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा 10x प्लस y और नई संख्या हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा 10y प्लस x। अंकों का योग कितना है? x प्लस y है। प्रश्न से कह रहा है कि 10x प्लस y बराबर k इंटू एक्स प्लस y है। क्या है? x प्लस y है। 10y प्लस x बराबर हो जाएगा m इंटू एक्स प्लस y। अब इक्वेशन जो हमारे पास है ये 1 है और ये 2 है। दोनों को अगर जोड़ते हैं 11 इंटू एक्स प्लस y बराबर k प्लस m इंटू एक्स प्लस y हो जाएगा। k प्लस m बराबर जो हो जाएगा 11। m बराबर कितना आ गया? m बराबर जो हमारे पास आ जाएगा m बराबर वो है 11 माइनस k। आंसर जो हो जाएगा वो c हो जाएगा। क्या है? c होगा। नेक्स्ट है दो संख्याओं के महत्तम समवर्त यानी एचसीएफ और लघुत्तम समवर्त का अनुपात 1:30 है और एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अंतर 493 है। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात करना है। यानी अगर मासा को हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं और लासा को कितना? वो 30x। ऐसा जो है अब प्रश्न में कह रहा है कि 30x माइनस x बराबर 493, x बराबर हो जाएगा 493 बटा 29 यानी 17 और एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर कितना हो दिया हुआ है? तो 30x गुना x कितना है? 30x स्क्वायर। x का मान कितना है? 30 गुना 17 गुना 17 ये हो जाएगा 8670। आंसर हमारा हो जाएगा सी। यदि समीकरण 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, 10x माइनस k y माइनस 7 बराबर 0 का कोई हल संभव नहीं है तो k का मान जो है वो कितना हो जाएगा? तो 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 और 10x माइनस k y माइनस 7 इक्वल टू 0। जब कोई हल संभव ना हो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इक्वल टू नोट c1 बाई c2 होना चाहिए। यानी 4/10 बराबर 3 बटा माइनस k तो 4k बराबर माइनस 30 ये बराबर कितना हो जाएगा? -7.5 सी हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग है? तो वो 25 भाग है। क्या है? 25 भाग। मूल संविधान में कितना था? मूल संविधान में जो था वो कितना था? 22 भाग था। निम्नलिखित में कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? और इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। क्या है? इलाहाबाद बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1865 ईस्वी में। इलाहाबाद बैंक का जो है 2020 में इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया।
2020 में जो है वो इंडियन बैंक में जो है वो विलय कर दिया गया है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में अभी कितना बैंक है? तो 12 बैंक है। कितना? 12 बैंक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। और भारत के भी वो राष्ट्रगान लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अमार सोनार बांग्ला जो लिखा गया है वो बांग्लादेश का, ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो ये लिखा गया है, जो बाद में बांग्लादेश ने राष्ट्रगान बना लिया है। भारत का राष्ट्रगान भी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है और भारत के सबसे पहले 1911 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में जन गण मन जो है वो गाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति की जीवनी द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल इंटरलैंड्स टू रायसीना हिल के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर होगा कस्तूरी राय। क्या है? कस्तूरी राय। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, कस्तूरी राय। दी गई श्रेणियों को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। सभी दी गई संख्याएं 2 अंकों पर आधारित है। बाएं से तीसरी संख्या तथा दाएं से पांचवी संख्या का गुणनफल क्या होगा? बाएं से तीसरी तो ये हो जाएगा 76 तीसरी संख्या, और दाएं से पांचवी 1 2 3 4 5 78, यानी 76 गुना 78 जब करेंगे 5928 आएगा। आंसर हमारा बी होगा। क्या है? बी। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 7वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से, चौथी संख्या तीसरी संख्या से और छठी संख्या पांचवी संख्या से जो है वो संबंधित है। चलिए आइए देखते हैं ये किस तरह से संबंधित है। तो 7 और 2 में जो संबंध देखना है, तो अगर 2 के क्यू 2 4 4 8 में से 1 घटाएंगे तो आ जा रहा है, बिल्कुल। 3 में से 3 के करके क्यू माइनस से 9 9 27 में से 26, 4 64 में से 1 हो गया, और ये होगा 5 का। तो आंसर सीधी सी बात है डी हो जाएगा। क्या है? डी। विभिन्न वर्गों की संख्या उस वर्ग में लोगों की संख्या दर्शाती है। कितनी महिलाएं शिक्षित है लेकिन शहरी नहीं है? कितनी महिलाएं हैं शिक्षित है लेकिन शहरी नहीं है? तो वो हमारा आ रहा है 5, सी होगा। 6 व्यक्ति है, अलग अलग वर्षों में यात्रा की है। सी ने 2018 में यात्रा की, सी जो है 2018 में की। डी और ए के बीच केवल 3 व्यक्तियों ने यात्रा की, डी और ए के बीच में। ए ने डी के बाद यात्रा की, ए ने डी के बाद यात्रा की। एफ और ई के बीच केवल एक जो है यात्रा की, ई और एफ के बीच में जो है केवल 1 है, और डी और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति यात्रा की। एफ ने ई से पहले यात्रा की, एफ ने ई से पहले यात्रा की। किस व्यक्ति ने 2014 में यात्रा की? तो इस तरह का जब अरेंज करिएगा तो एफ ग्रेटर डी, ये हो जाएगा ई, बी हो जाएगा सी होगा, ये ए होगा। ये 2010 में गया और ये जो है 2020 में। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए जो है 2014 में। 10 होगा, 2012 होगा, और ई जो है वो क्या होगा? 2014 में। वर्षों के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में इनमें से कौन सी परिघटनाएं शामिल है? और इसका आंसर हो जाएगा वर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का संयोग। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। मान लीजिए कि 600 नैनोमीटर औसत तरंग दैर्ध्य वाला एक प्रकाश किरण पुंज हवा से कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है। प्रिज्म में प्रवेश करने पर यह विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। इसके एक रंग की तरंग दैर्ध्य 380 नैनोमीटर है। इसे विशेष तरंग दैर्ध्य के लिए माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो ज्ञात कीजिए। क्या है? ज्ञात कीजिए। प्रकाश किरण के तरंग दैर्ध्य कितना है? 600 नैनोमीटर। अब विशिष्ट रंग के तरंग दैर्ध्य 380 नैनोमीटर। अब विशेष तरंग दैर्ध्य के लिए माध्यम का अपवर्तनांक m बराबर हो जाएगा 600/380 बराबर 1.58। आंसर हमारा हो जाएगा डी। विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का, यानी बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? विचारों का संग्रह होता है वो आगे वाले मस्तिष्क में। क्या है? अग्र मस्तिष्क। क्या है? अग्र मस्तिष्क में। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो W बराबर होता है F × S cos थीटा। F 50 है, S जो है वो 10 है, यानी 500 जूल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। समीकरण इतना में 0 के बराबर 0 के वास्तविक मूल संख्या क्या हो जाएगा? जब इसे सिंपल पहले तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1 - 2x + x² + 4 - 4x + x² + 9 - 6x = 0।
ये हो जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वास्तविक मूल की संख्या यानी b² माइनस 4ac लेस देन अगर 0 आएगा तभी हमारा जो है वास्तविक मूल नहीं होगा। अब b² माइनस 4ac निकालिए पहले, तो ये हो जाएगा माइनस 12 के स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस 12 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 3 गुना 14 बराबर 144 माइनस 168, ये क्या हो जाएगा -24। और -24 जो है वो लेस देन 0 है, -24 जो है लेस देन 0, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। 90 के हमारा जो है डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए, बी और सी ने 3:4:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2:3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। उनके निवेशित समय का अनुपात क्या हो जाएगा। ए, बी, सी है जो निवेश करता है 3:4:8 में। लाभ जो हुआ है वो क्या हुआ है 2:3:5 में। समय का अनुपात हो जाएगा 2/3:3/4:5/8 और गुना ये हो जाएगा 24, तो आ जाएगा 16:18:15। लाभ का अनुपात बराबर होता है निवेश का अनुपात गुना समय का अनुपात। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा, क्या है ये बी हो जाएगा। यदि 25 रुपया प्रत्येक की कीमत वाले 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त पाए जाते हैं, तो प्रत्येक नारियल पर प्रभावी छूट जो है वो क्या हो जाएगा। प्रत्येक नारियल पर प्रभावी छूट 3 का छूट है, 12 + 3 कितना 15 में और गुना 100, यानी 3/15 गुना 100। बस यही ध्यान रखना है कि नीचे 12 नहीं लेना है, 3 और छूट मिला है उसे भी जोड़ना है। तो 3/15 गुना 100 बराबर कितना हो गया 20% का छूट मिला है। आंसर हमारा सी होगा। किशन ने एक निश्चित गति जो है वो 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। यदि वह प्रति घंटा 4 किलोमीटर की धीमे साइकिल चलाता है तो उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है। किलोमीटर पर घंटा में वह क्या गति है जिस पर किशन ने वास्तव में साइकिल चलाई है। तो माना कि वास्तविक चाल जो है कितना है x किलोमीटर जो है वो बराबर है। तो प्रश्न से 96/x - 4 - 96/x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसे देखेंगे 96 × x - x + 4/x × x - 4 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 48 गुना 4 बराबर x² माइनस कितना हो जाएगा 4x। ये हो जाएगा x² - 4x - 192 = 0। x का मान निकालिएगा, एक 16 आएगा, एक -12 आएगा, निगेटिव वाला तो होगा नहीं, तो 16 आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। 3 पाइप ABC एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। तीनों को 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद C को बंद किया गया है तथा A और B ने बचे हुए भाग को 7 घंटे में भर दिया। C अकेले उस टंकी को भर सकता है कितने देरी में। अब कह रहा A + B + C जो है 2 घंटे कार्य करता है, यानी 2/6 यानी 1/3 भाग जो है वो भरा गया। अब A + B है शेष कार्य करता है 1 - 1/3, लगा समय कितना 7 घंटे लगा। A + B द्वारा कार्य पूरा करने में समय जो है 21/2 घंटे लगा। क्या है कितना लगेगा 21/2 घंटे। अब A + B + C 6 घंटे में काम करता है और A + B जो है वो 21/2 घंटे में। दोनों का काम अथी करेंगे LCM, तो 42 टोटल काम होगा। इसकी क्षमता 7 हो जाएगी, इसकी क्षमता 4 होगा, तो C का क्षमता कितना हो जाएगा तो 42। अब टोटल C कितने देर में कार्य करेगा वो देखते हैं। 42 क्षमता इसका घटा देंगे 7 में से 4, 7 में से 4 घटा देंगे तो C क्या आ जाएगा, ये भी घट जाएगा, C बच जाएगा 7 में से 4 3, यानी 42/3 यानी 14 घंटे। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा C हो जाएगा। एक दूध बेचने वाले ने 8.5 प्रति लीटर की दर से 28 लीटर दूध खरीदता है। उसमें कुछ पानी मिलाने के बाद उसने उस मिश्रण को उसी कीमत पर बेच दिया। यदि उसका लाभ 25% है तो उसे कितना पानी मिलाया है। 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8.5। तो 28 लीटर जो है वो दूध 28 लीटर दूध का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.5 गुना 28 कितना हो जाएगा 238। माना मिलाए गए पानी का मात्रा जो है वो क्या है, मात्रा वो है x लीटर। क्या है x लीटर। तो मिश्रण का कुल मात्रा जो है, कुल मात्रा कितना होगा 28 + x। अब मिश्रण का विक्रय मूल्य जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा x + 28 गुना 8.5। तो मिश्रण का 238 गुना 125/100 बराबर x + 28 गुना 8.50।
238 गुना 5/8.5 गुना 4 बराबर x प्लस 28 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 35 बराबर x प्लस 28, x बराबर होगा 35 माइनस 28 यानी 7। मिलाया गया पानी की मात्रा कितना है, 7 लीटर। आंसर हमारा बी हो जाएगा। बस थोड़ा सा इसमें हल करना है, एक्स वाई का शुरुआत में मान सही रखना है प्रश्नानुसार, उसके बाद हल कर देना है। 4 लड़कियां और 5 लड़कों में से 5 बच्चों को लेकर एक टीम कितने तरीके से चुनी जा सकती है, जबकि इसमें कम से कम 2 लड़की अवश्य हो। तो यहाँ पर अब इस तरीका जो होगा 5C3 होगा इंटू 4C2 होगा, अब प्लस जो है 5C2 इंटू 4C3 होगा। और एक तरीका और चूज करते हैं, कौन हो, 5C1 इंटू 4C4 होगा। टोटल जब इसे हल करेंगे तो 60 प्लस 40 प्लस 5 ये हो जाएगा 105। क्या है, 105। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। अगला है, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कहाँ है। 43वां स्थल कहाँ है, तो वो है असम में है। और वो कौन था, असम के मोइदाम था। क्या है, अहोम राजवंश का टीला दफनाने का प्रणाली है, जो भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल किया गया है। 26 जनवरी 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो वो है संजय मल्होत्रा। क्या है, संजय मल्होत्रा। और ये जो है वो 26वें आरबीआई के गवर्नर है, 26वें आरबीआई के गवर्नर है। खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय महिला टीम ने फाइनल में किस देश को हराया, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 99 के बी, नेपाल को। क्या है, नेपाल को। पहला खो खो विश्व कप का आयोजन भारत में किया गया था। भारतीय महिला टीम ने फाइनल मैच में नेपाल को 78-40 के शानदार स्कोर के साथ जो है वो हराया था। भारत और श्रीलंका द्वारा किस वर्ष आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी किया जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वो है 2026 में किया जाएगा। क्या है, 2026 में किया जाएगा। और 2028 में जो है वो किया जाएगा कहाँ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। क्या है, न्यूजीलैंड के, क्या है, न्यूजीलैंड के 2028 में किया जाएगा। और 2030 के बाद किया जाए तो ये किया जाएगा इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। क्या है, स्कॉटलैंड में किया जाएगा। क्या, स्कॉटलैंड में किया जाएगा। तो ये सब जो है आने वाला समय में जो है क्रिकेट का उसका आयोजन स्थल है, वो भी T20 विश्व कप की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।